एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस नॉलेज प्लस। तो देखिए, आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार कैसे बनती है, क्या प्रोसीजर रहता है, उसको पढ़ लेते हैं। आफ्टर द कंडक्ट एंड कम्प्लीशन ऑफ द जनरल इलेक्शन, जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो एक लिस्ट बनती है जिन भी रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, ताकि उनको क्या बन सके, वो मेंबर्स बन सकें किसके, लोकसभा के, और भले ही वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। जो पार्टी है वो क्या है, अगर मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन मिलती है उसको मेजोरिटी पार्टी में, तो जो मेजोरिटी पार्टी है वो क्या है, उसके मोर देन हाफ द मेंबर ऑफ द टोटल मेंबर्स इन द लोकसभा टू फॉर द गवर्नमेंट। अब क्या है कि मान लीजिए सरकार बनती कैसी है, इस चीज़ का प्रोसीजर मैं आपको बता देती हूँ कि मान लीजिए एक सरकार है हमारी बीजेपी, एक गवर्नमेंट है हमारी कांग्रेस, और एक हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, सॉरी गवर्नमेंट नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज़, और एक पार्टी है हमारी आप, यानी कि आम आदमी पार्टी, ठीक है। मान लीजिए अभी एक जगह से खड़े हुए हैं जहाँ पर 200 सीट्स हैं। कितनी सीट्स हैं स्टूडेंट्स? 200 सीट्स। वेट रुकिए, मैं फिर से बना देती हूँ। एक साइड है हमारी बीजेपी, एक साइड है हमारी कांग्रेस, और एक साइड है हमारी आप, यानी कि आम आदमी पार्टी। अब देखिए, जिस जगह से ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पर टोटल कितनी सीट्स हैं? 200 सीट्स हैं, ठीक है। और उसमें से जो है सीट्स आ जाती हैं बीजेपी को 120, कांग्रेस को आ जाती है 20, और जो ये आप है इसको आ जाती हैं कितनी सीट? 60, ठीक है। और वहाँ पर ये है कि जहाँ पर 200 सीट्स हैं तो वहाँ पर जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास 120 सीट्स आ जाएंगी वो क्या बना लेगा? वो गवर्नमेंट बना लेगा। वो क्या बन जाएगा? वो गवर्नमेंट बना सकता है, वो क्या बन जाएगा? लोकसभा का मेंबर बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, जो बीजेपी है उसके पास 120 सीट्स आ गई, यानी कि उसने मेजोरिटी क्या कर दी? क्रॉस कर दी, उसकी पूरी मेजोरिटी आई है, बहुमत आई है, तो क्या हो जाएगा? बीजेपी यहाँ पर सरकार बना लेगी। अब एक और केस आपको समझाया गया, जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक केस समझाया गया कि अगर यहाँ पर बीजेपी है और यहाँ पर कांग्रेस है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी है, मान लीजिए उस 200 में से बीजेपी को आई है 400 सीट्स, आम आदमी पार्टी को आई है 30 और कांग्रेस को आई है 70, ठीक है। तो अब हर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, मतलब किसी के पास भी पूरी सीट नहीं है, किसके लिए? सरकार बनाने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए। अब क्या करेंगी पार्टीज? कोलिनेशन करेंगी, यानी कि हाथ मिलाएंगी। अब देखिए, अगर कांग्रेस और आप हाथ मिला भी लेती हैं तो मेजोरिटी क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन अगर बीजेपी और आप हाथ मिला लेते हैं तो क्या हो जाएगा? मेजोरिटी क्रॉस हो जाएगी, सरकार बन जाएगी बीजेपी की। तो क्या है, जो बीजेपी है और आम आदमी पार्टी है ये क्या बनेगी? मिलकर सरकार को बना लेंगे, मिलकर एक आंकड़ा क्रॉस कर देंगी, किसका? 120 सीट्स का, और सरकार किसकी बन जाएगी? कोलिनेशन गवर्नमेंट बनेगी, किसकी? बीजेपी और आम आदमी पार्टी की। तो ऐसे जो है स्टूडेंट्स हमारी सरकार बनती है। तो ये आपको प्रोसीजर समझ आ गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लोकसभा, कि लोकसभा क्या है। जो मेंबर्स हैं लोकसभा के किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं? लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं एक प्रोसीजर्स के थ्रू, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमें क्या बोलता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये बोलता है कि कोई भी एडल्ट है जो 18 से, हम इतनी तो बेसिक सी बात है, ठीक है, 18+ एडल्ट है, तो 18+ जो भी पर्सन है उसको क्या है? वोटिंग का अधिकार है, चाहे वो मैन है चाहे वो वुमेन है, चाहे वो रिच कैटेगरी से बिलोंग करता है चाहे वो पुअर है, उसको क्या है? वोट देने का अधिकार है। तो इसी टाइप से क्या है, लोग अपने इस अधिकार को यूज़ करके लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है लोकसभा की, मैक्सिमम कितने मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग? वो है 552, ठीक है, जिसमें जो 530 मेंबर्स होते हैं वो तो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट से इलेक्टो कराते हैं, और जो 20 मेंबर्स होते हैं वो क्या है? यूनियन टेरिटरी से इलेक्टो कराते हैं। वाइल नॉट मोर देन 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, और 2 से ज़्यादा जो है प्रेसिडेंट मेंबर्स को क्या कर सकते हैं? नॉमिनेट नहीं कर सकता, चुन नहीं सकता, मतलब 2 ही मेंबर्स को मैक्सिमम वो चूज़ कर सकते हैं, जो प्रेसिडेंट है। एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज डिवाइडेड इनटू एरियाज। जो कोई भी स्टेट है या फिर यूनियन टेरिटरीज है उसको एरियाज में डिवाइड कर देते हैं, जिसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट? जिसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब क्या है? 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर एक रिप्रेजेंटेटिव, हर एक मेंबर जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा होता है, इलेक्ट होता है, किसके लिए? लोकसभा के लिए। कोई भी सिटीजन है जो 25 एज से ऊपर है वो क्या कर सकता है? लोकसभा के इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है, जीत सकता है। इन द फॉर्मल सर्कमस्टांसेस, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो इलेक्शन जो है हर 5 ईयर्स के बाद हो जाते हैं, ठीक है, हर 5 ईयर्स के बाद ही होते हैं। तो बेसिक सी बात है, पता ही है हमें, जो सरकार है जो चेंज होती है वो कितने ईयर्स के बाद होती है? 5 ईयर्स के बाद होती है।
मिड टर्म इलेक्शंस आर हेल्ड इफ फॉर एनी रीज़न, कभी कभी क्या हो सकते हैं मिड टर्म भी हो सकते हैं इलेक्शन, यानी कि जो सरकार है वो 5 साल से पहले ही अगर ख़त्म हो जाती है, गिर जाती है। जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकता है, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है 5 ईयर्स का टाइम पूरा होने से पहले ही। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक्स है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से सुनते चलिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राज्यसभा। अब राज्यसभा क्या है, तो राज्यसभा को अपर हाउस भी बोला जाता है और काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है। ये एक परमानेंट हाउस है और जिसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। हर जो मेंबर है वो 6 साल के लिए इलेक्ट होता है और हर 2 साल बाद 1/3 जो इसके मेंबर होते हैं अपर हाउस के, ये क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। जो मेंबर है राज्यसभा की वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, किसके द्वारा, इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा। किसके इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा, ठीक है। द हाउस कैन हैव मैक्सिमम, अब जो हाउस है इसमें मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें जो 12 मेंबर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिलेक्ट करते हैं। अब ये 12 मेंबर्स कहाँ से वो सिलेक्ट करते हैं, अगर कोई पर्सन जो है अपने फील्ड का क्या है, सबसे ज़्यादा माहिर है, मतलब कोई अगर साइंस में माहिर है, लिटरेचर में माहिर है, कोई आर्ट में, सिनेमा में, तो उसको क्या कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर सकते हैं। एक जो कैंडिडेट होता है इलेक्शन के लिए राज्यसभा के लिए, वो क्या हो सकता है, मस्ट उसकी जो एज है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, द प्राइम मिनिस्टर एंड द पोजीशन। अब जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी क्या पोजीशन होती है उसको देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंजॉयज द मोस्ट पावरफुल पोजीशन। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंडिया के, उनको क्या है, सबसे ज़्यादा पावरफुल पोजीशन मिलती है कंट्री की, ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। ही इज़ कंसिडर्ड द डिफेक्टो लीडर ऑफ द नेशन, उसे डिफेक्टो लीडर माना जाता है। और क्या होता है, वो लोकसभा का भी लीडर होता है। ही प्रेसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट। अब ये क्या डिसाइड करते हैं मीटिंग्स के द्वारा कैबिनेट की, और जो भी डिस्कस होता है पार्लियामेंट में वो इनके द्वारा ही होता है, ठीक है। ही इज़ लिंक बिटवीन कैबिनेट। अब कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में एक लिंक की तरह काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर। सिंस ही इज़ द लीडर ऑफ द टीम, ये क्या है, लीडर होते हैं टीम के, अल्टीमेट पावर को एंजॉय करते हैं। ही ऑल्सो हैव द पावर टू अपॉइंट और रिमूव एनी मिनिस्टर। कैबिनेट से वो किसी भी मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। वो सुपरवाइज करते हैं और कंट्रोल करते हैं मिनिस्टर्स के वर्क को, और एडवाइस करते हैं जब भी ज़रूरत पड़े। जो प्राइम मिनिस्टर है उनके पास अल्टीमेट पावर होती है डिसीजन लेने की, किसके रिगार्डिंग, फॉरेन अफेयर्स से रिगार्डिंग, ठीक है। और कोई भी अगर उनको मैटर्स डिस्कस करने तो वो भी किसके द्वारा पावर की होती है, किसके पास, प्राइम मिनिस्टर जी के पास होती है। अब क्या, जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या बना सकते हैं, लॉज बना सकते हैं, जो भी मैटर्स यूनियन लिस्ट में इंक्लूडेड है। अब 3 तरह की लिस्ट होती है स्टूडेंट्स, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितने भी टॉपिक्स आते हैं उनके रिलेटेड कौन डिसीजन लेते हैं, तो उनके लेते हैं सेंटर। कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी टॉपिक्स आते हैं उनसे रिलेटेड डिसीजंस कौन लेते हैं, तो वो लेती हैं, बताइए कौन लेता होगा स्टूडेंट्स, स्टेट एंड सेंटर मिलकर लेती है। और स्टेट लिस्ट में जितने भी टॉपिक्स आते हैं उससे रिलेटेड कौन टॉपिक्स से पावर डिस्कशन करती है, तो वो करते हैं, डिसीजन लेते हैं स्टेट, ठीक है। द प्रपोजल फॉर अ लॉ इज़ कॉल्ड अ बिल। अगर कोई लॉ बनाना है, अगर उसके लिए कुछ बात करनी है तो उसको बिल बोला जाएगा। बिल 2 तरह का होता है, एक तो होता है ऑर्डिनरी बिल और एक होता है मनी बिल। जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं ये क्या हो सकते हैं, या तो दोनों हाउसेज में क्या करना पड़ता है, दिस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट व्हेन पास बाय बोथ हाउसेज। क्या है कि पार्लियामेंट के हाउसेज में इसको डिस्कस करना पड़ता है। जब इस बिल को दोनों हाउस पास कर दें, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, तो ये किसके लिए भेजा जाता है, प्रेसिडेंट जी के साइन के लिए भेजा जाता है। जब वहाँ से उनको प्रेसिडेंट जी की भी परमिशन मिल जाती है, जो बिल है वो क्या बन जाता है, एक लॉ बन जाता है, एक कानून बन जाता है। मनी बिल क्या होता है, ये जो टाइप ऑफ बिल है इसको कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, सिर्फ लोकसभा में ही किया जा सकता है। आफ्टर पास देयर, जब वहाँ से मनी बिल पास हो जाता है लोकसभा से, तो इसको राज्यसभा में भेजा जाता है, जिसको इस राज्यसभा से कितने दिन में वापस आ जाता है, 14 दिन में, ठीक है। द लोकसभा हैज़ द राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट दिस रिकमेंडेशन। अब जो रिकमेंडेशन किसके द्वारा भेजी जाएगी, राज्यसभा के द्वारा। लोकसभा के पास पावर होती है कि उसको मान भी सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। अगर बिल जो है 14 दिन के अंदर नहीं लौटता तो वो क्या होता है, इट इज़ डीम्ड पास्ड बाय द राज्यसभा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। अब क्या है कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल, मैंने आपको 3 टाइप्स के ऑर्गन्स बताए थे गवर्नमेंट में, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है जुडिशरी। एग्जीक्यूट क्या करते हैं, लोग को एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं।
जो पार्लियामेंट है उनके ऊपर क्या रहते हैं, कांस्टेंट चेक करते हैं किसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, उनसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है। कोई भी अगर इश्यूज जो है डिपार्टमेंट में आया तो उससे रिलेटेड, ठीक है, रेज करते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। और या फिर क्या कर सकते हैं, नोटिस भेज सकते हैं, डिबेट्स कंसर्न करवा सकते हैं। जो लोकसभा है वो भी क्या कर सकती है, पास कर सकती है वोट किससे अकॉर्डिंग, कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन, अगर किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट पास करना है नोटिस तो भी लोकसभा कर सकती है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। विच इफ पास फोर्सेज द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलॉन्ग विद टू, अब अगर ऐसा कुछ नोटिस आ जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर को भी क्या करना पड़ता है, रिज़ाइन करना पड़ सकता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है टू कंट्रोल द फाइनेंस, फाइनेंस को संभालने की जिम्मेदारी भी होती है प्राइम मिनिस्टर की। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है पार्लियामेंट का वो होता है क्या करना, एनुअल यूनियन बजट पास करना। जो बजट होता है उसमें इनकम एस्टिमेट की जाती है, सरकार के जितने भी खर्चा होने वाला है एक साल में वो एस्टिमेट किया जाता है। एग्जीक्यूटिव होती है उसके पास किसी भी टाइप की अथॉरिटी नहीं होती मनी को स्पेंड करने से विदाउट पार्लियामेंट की परमिशन के। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी टाइप का चेंज। कोई भी प्रपोजल अगर अमेंडमेंट के लिए दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो वो किस में सुनाया जा सकता है, वो सिर्फ पार्लियामेंट में सुनाया जा सकता है। जो मेजोरिटी होगी प्रपोजल की उसमें क्या चाहिए होगा, ज़रूरत होगी किस चीज़ की, ताकि वो जो है 2/3 ऑफ मेजोरिटी पास होना चाहिए दोनों हाउसेस के थ्रू, ठीक है। बट इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है जो प्रपोजल होता है उसको अप्रूवल चाहिए होता है एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स आफ्टर विच दे शुड बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद अ मेजोरिटी। और कुछ ऐसे अप्रूवल होते हैं जो क्या है, जो एटलीस्ट हाफ द स्टेट्स मतलब क्या है उसको अप्रूव्ड करवाना चाहिए, किससे करवाना चाहिए, हाफ ऑफ द स्टेट से करवाना चाहिए। उसके बाद भी जो है पार्लियामेंट उसको अप्रूव करेगी। ये थोड़ा सा टिपिकल सा हो गया ना अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसे आप रीड कर लीजिए, इसको आपको अगर लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मैंने थोड़ा सा उलझा दिया है शायद इसको। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रोल फंक्शन। इलेक्ट्रोल फंक्शन क्या है, जो मेंबर है पार्लियामेंट के क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। लास्ट हमारा पॉइंट है हमारे चैप्टर का जुडिशियल फंक्शन। जुडिशियल फंक्शन क्या होते हैं, जो पार्लियामेंट होता है उसके पास पावर होती है क्या करनी, प्रेसिडेंट को हटाना, महाभिषेक करना प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, और अगर सुप्रीम कोर्ट के जज हटाने उनका भी, और हाई कोर्ट के जज का भी। जो प्रोसेस है इम्पीचमेंट का ये क्या होना चाहिए, एनी ऑफ द हाउस, किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में चलाया जा सकता है इम्पीचमेंट का प्रोसेस। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर आज हमारा ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन आंसर भेजूंगी, उसे आपको राइट डाउन करने हैं। थैंक यू वेरी मच।